नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों और 4 उनके अलग अलग तस्वीरों के साथ। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जहां पहली तस्वीर है श्रद्धालुओं से भरी बस पलटने की। बद्रीनाथ से लौट रहे बद्रीनाथ श्रद्धालुओं की बस पलटने की ये तस्वीर है। आपको बता दें कि ऋषिकेश से पहले कोडियाला के पास ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं को हल्की फुल्की चोटें आई। दूसरी तस्वीर पिथौरागढ़ से है और पिथौरागढ़ में भूकंप की यह तस्वीर है। हालांकि कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, अच्छी बात यह है। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये चारधाम यात्रा का है, जहां यात्रियों का जो डेथ रेशियो है वो हर साल की तुलना में कम हुआ है। और आखिरी तस्वीर ये चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु हैं उनकी बढ़ती भीड़ को लेकर है। तो लगातार चारधाम यात्रा का रिकॉर्ड जो है वो श्रद्धालुओं का वो टूट रहा है। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं से भरी बस पलटने की पहली तस्वीर, दूसरी है पिथौरागढ़ में भूकंप का ये दूसरी तस्वीर, तीसरी चारधाम यात्रा में डेथ रेशियो जो है वो घटा है और हर साल की तुलना में जितने यात्रियों की डेथ होती है वो आंकड़ा घटा है। और चौथी तस्वीर चारधाम यात्रा में यात्री जो पहुंच रहे हैं वो भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं और हर साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज हो गया है और हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि रिस्पना किनारे बसी मलिन बस्ती में एमडीडीए नगर निगम और नगर पालिका मसूरी ने 525 अतिक्रमण चिन्हित किए थे, जिसके बाद नगर निगम ने अपने 89 चिन्हित अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान शुरू कर दिया और मंगलवार को देहरादून, दीपनगर समेत केदारपुरम में बसी बस्तियों को बुलडोजर से हटाया गया। तो वहीं नगर निगम की टीम के साथ भारी पुलिस बल भी तैनात। हालांकि अतिक्रमण में रह रहे लोगों ने अपना घर का सामान समय रहते ही खुद ही बाहर निकाल लिया, लेकिन उनकी मांग थी कि इस दौरान उन्हें सरकार द्वारा अस्थायी स्थान दिया जाए। तो वहीं स्थानीय लोगों ने राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पार्षद प्रशासन की कार्रवाई को गलत साबित करने का प्रयास किया गया है। तो जिस तरह से हाईकोर्ट के आदेश के बाद मलिन बस्तियों में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, जो अतिक्रमण को हटाने का यह अभियान चल रहा है, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। तो हमारे रिपोर्टर ने क्या कुछ जायजा लिया है इस जगह का अतिक्रमण हटाने को लेकर, आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाओ अभियान एक बार फिर तेज हुआ है। अगर मैं बात करूं नगर निगम की, तो नगर निगम की जो टीम है पुलिस प्रशासन के साथ आज जो केदारपुरम है वहां पर पहुंची है और यहां पर जो रिस्पना किराने जो रिस्पना नदी बहती है उसके किनारे जितने भी अवैध मकान बने हैं उसे तोड़ने का जो नोटिस है वो हाईकोर्ट ने दिया था, जिसके बाद ये कार्रवाई करते हुए नजर आए। राजनीतिक पार्टी यानी कि राज्य सरकार ने भी कोशिश की थी, एक बारी से ज़्यादा स्टे लिया गया कि इन मलिन बस्तियों को बसाए रखने के लिए, लेकिन एनजीटी ने रिपोर्ट दी थी 2016 के बाद के जितने भी अतिक्रमण हुए हैं उन्हें हटा दिया जाए। जिसके बाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख लेते हुए जो मलिन बस्ती है उसमें चिन्हीकरण के लिए आदेश दिए थे, जिसमें नगर निगम, एमडीडीए और साथ साथ नगर पालिका मसूरी शामिल थी, जिसमें 525 अतिक्रमण पॉइंट्स को चिन्हित किया गया था। जिसमें नगर निगम की मैं बात करूं तो 89 पॉइंट्स अतिक्रमण क्षेत्र में आए थे, जिसमें अब नगर निगम की जो टीम है वो कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। आप साफ तौर पर देखेंगे कि लोगों के जो सामान है वो घर यहाँ पर पड़े हुए हैं, कोशिश बाहर निकाल लिए हैं उन्होंने।
कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो परेशान ज़रूर हैं, लेकिन जो अतिक्रमण है उसे हटाने के लिए साफ तौर पर सरकार जिस तरह से पहले अभियान चलाया जाया था, अब फिर एक बार देखने को मिला है कि जो धामी का बुलडोज़र है फिर एक बार अतिक्रमणकारियों पर चलता हुआ नजर आ रहा है। कोशिश यही है, क्योंकि रिस्पना नदी आप इस तरफ देखेंगे तो इसे दोबारा रिस्टोरेशन करने की बहुत ज़रूरत थी। साथ साथ आप पिलर्स देखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक सड़क बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि जो यातायात है यहाँ पर मजबूत किया जा सके, ताकि और साथ साथ इस नदी को भी रिस्टोर किया जा सके। लेकिन अतिक्रमणकारियों ने यहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ था। सबसे पहले इस अतिक्रमण को हटाने की कोशिश की जा रही थी और इसके बाद सरकार भी ये कोशिश कर रही थी कि इसे रिस्टोर किया जाए और इसी के तहत नगर निगम अब कार्रवाई करने पहुंचा है। इसके बाद माना जा रहा है कि एमडीडीए भी अपनी कार्रवाई करेगा और साथ साथ नगर पालिका जो मसूरी है उसमें भी करीब 14 से अधिक जो स्पॉट्स हैं वो अतिक्रमण के लिए चिन्हित किए गए हैं, उन्हें भी जल्द हटाया जाएगा। अब देखना होगा क्या इसके आने के बाद जो, क्योंकि कांग्रेस इसका सपोर्ट कर रही थी, नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, क्या इसका असर चुनावों पे भी पड़ेगा या इसी तरह जो अतिक्रमण अभियान है राज्य सरकार जिस तरह से सख्ती से चला रही है वो यूं ही चलता रहेगा। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष सुनियल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। देखो जी, हमने तो पता नहीं किस चीज ढंग से कैसे कैसे जुगाड़बाजी करके यहाँ अपना घर बनाया था और इस सरकार ने या इन कार्य करने वालों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा करा। इन्होंने हमारे साथ में हमारे तो अब आगे को इससे आगे को खाने के भी लाले पड़ गए, रहने के भी लाले पड़ गए। ऐसे में कहीं ना कोई कमरा देगा ना हमारे सामान कहीं होगा, सारा सामान हमारा बेकार हो गया। और ये कार्यकर्ता भी बिल्कुल, अब मैं कहूँगी पता नहीं किस ढंग के इनके दिमाग है कि इन्होंने ये भी नहीं सोचा इनके बच्चे कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे। कोई हमारी सहायता के लिए भी आ रहा है तो उसे भी उठा के जो है थाने और चौकियों में बंद कर रहे हैं ये लोग। कितनी गलत बात है। नोटिस देते, मुनादी कराते, कुछ करते तो हमने कम से कम सामान तो निकाल कर सुरक्षित कर लेते अपने घरों का। इन्होंने ये भी हमें मौका नहीं दिया। हम लोग तो काम पे गए हुए थे और अड़ोसी पड़ोसी ने फोन करा तब हम जो है भागे, इधर के इधर भागे। क्या करें, अभी हम तो बड़े बर्बाद हो गए। हम तो सड़क पे आगे साथ सोचा है अभी क्या होगा कि अब तो घर टूट चुका है, अब ये क्या करेंगे? अभी तो हमारा गवर्नमेंट तो जहाँ है नदी में है तो नदी में ही रहेंगे ना। हम तो दिमाग परेशान है। हमारा तो इस टाइम दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। हम क्या नहीं तो करें, क्या करें, हमारा दिमाग पागल की तरह से हो रहा है। हम तो बर्बाद हो गए, बिल्कुल बेकार हो गए। क्या करें? घर नहीं है सर, घर मेरा इसके उधर वाला है, पर जो नोटिस है, नोटिस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उस हिसाब से तो हमारा भी आएगा उसमें। आज 8 घर है, कल 8 के बाद और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस हिसाब से मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से, जिस तरह वो हमारे साथ वोट के टाइम वोट लेने आती है, आज मुझे कोई एक भी सरकार दिखा दो या कोई एक वो भी दिखा दो। तो आप कह रहे थे कि राजनीति के तौर पर ये बस्ती बजाई गई थी, अब उसको जोड़ा जा रहा है राजनीति की। हाँ जी, मैं यही कहना चाहता हूँ। पहले बस्ती वही बसाते हैं, तोड़वाते भी वही है। के समस्या से पहले तो मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जो है एक नारा दिया गया था, सबका साथ सबका विकास। आप भी इससे भलीभांति सब जानते हैं। आज ये वही नारे के अंतर्गत ये कार्य चल रहा है। 2019 का चुनाव जब हुआ था, इन्हीं लोगों ने, यहीं के लोगों ने वोट दिया था, जो मताधिकार है। 2022 का चुनाव हुआ, इन्हीं लोगों ने वोट दिया। 2024 का जो चुनाव हुआ, इन्हीं लोगों ने वोट दिया। और आज अचानक से सरकार ने बिना किसी सोचे समझे कि इनकी क्या व्यवस्था होगी, क्या इनका रहन सहन होगा और क्या इनको सरकार द्वारा जो जिम्मेदारी है उस नैतिकताओं से दूर भागते हुए आज इनको उजाड़ने का काम कर दिया गया है। अब क्या होगा? कोई अस्थायी व्यवस्था बनाई है सरकार ने? देखिए, अभी तक तो जहाँ तक जो भी मैंने लोगों से बात की है तो अभी तक उन्होंने यही बताया कि अभी कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार ने बस उजाड़ने का काम कर दिया गया है बिना ये सोचे समझे कि अभी जो आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे तो गर्म भी इतना ज़्यादा हो रहा है और ये सब मजदूर तबके के लोग हैं। इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं है और सरकार बिल्कुल जो है अपनी नैतिकताओं से भागती हुई नजर आ रही है। तो अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, प्रशासन इस पर सख्त है, एक्शन ले रहा है और बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। अतिक्रमण हटाने की पूरी तैयारी चल रही है। जेसीबी लगा दी गए हैं और अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार गुप्ता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, जिस तरीके से अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, हाईकोर्ट के आदेश के बाद लगातार इन पर कार्रवाई की जा रही है और अभी वहां की क्या स्थिति है, क्या माहौल है वहां पर? आप वहां पर हैं, कुछ बताइए इसके बारे में, क्या अपडेट है इसको लेकर?
देखिए बिल्कुल, अगर आज के जो अतिक्रमण अभियान था उसका पूरा हो चुका है। करीब 8 से अधिक जो मकान है वो नगर निगम की टीम को तोड़ने थे और साथ साथ उनके पुलिस प्रशासन भी मौजूद था। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द वो अतिक्रमण हटाया जाए, क्योंकि ये पूरा जो अतिक्रमण है वो रिस्पना जो नदी बहती है देहरादून में, वहाँ पर उसके आसपास लोगों ने किया है। और 2016 के बाद के जितने भी लोग वहाँ पर बसे हैं उनके मकान आज बुलडोजर द्वारा तोड़े गए हैं। हाईकोर्ट के द्वारा ये फैसला लिया गया था। एनजीटी ने अपनी रिपोर्ट जाहिर की थी, क्योंकि यहाँ से एक हाईवे बनना है इसके ऊपर ही नदी के, और साथ साथ इस नदी का भी रिस्टोरेशन करना है, क्योंकि 50 साल पहले ये नदी बिल्कुल साफ थी। अब लोगों ने कूड़ा कचरा करके इसे बिल्कुल ही खराब कर दिया। तो ऐसे में सरकार की प्राथमिकता है कि इसके ऊपर इसमें विकास कार्य किया जाए, इसके ऊपर एक एनएच का हाईवे बनाया जाए, ताकि जो यातायात दबाव आने वाले सालों में उत्तराखंड में पड़ने वाला है, देहरादून में पड़ने वाला है, उससे छुटकारा पाया जा सके। और पहले का जो फ्यूचर का वो उत्तराखंड सरकार, राज्य सरकार अभी देख रही है। तो इसी के तहत एनजीटी की रिपोर्ट दी गई थी और उसी के तहत करीब नगर निगम ने 89 जो अतिक्रमण चिन्हित किए थे। और टोटल में इसमें बात करूं तो एमडीडीए, नगर निगम देहरादून, नगर निकाय मसूरी, इनके टोटल 525 जो अतिक्रमण पॉइंट्स थे उन्होंने पूरी चिन्हीकरण कर लिए थे। सरकार ये चाह रही थी कि एक और समय इन्हें दिया जाए, जो वहाँ के लोग हैं उनको और समय दिया जाए। स्टे की कोशिश भी की गई, लेकिन सरकार को दोबारा जो स्टे है वो दोबारा नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी प्रयास कर रही थी कि जो लोग बसे हुए हैं उन्हें वहाँ पर बसाने की कोशिश की जाए, उनको वहीं रहने दिया जाए, उनका घर उजाड़ा जाए। लेकिन हाईकोर्ट के ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि जब 2017 में आपकी सरकार आती है, आप अध्यादेश लाते हैं 3 साल के लिए, इसके बाद 3 साल बाद फिर से आप अध्यादेश लाते हैं। अब अध्यादेश अक्टूबर में खत्म हो रहा है मेरे ख्याल से। सवाल यह है कि सरकार जब इन पर अतिक्रमण का बुलडोजर चला रही है तो इनके लिए एक ऑप्शन क्या छोड़ रही है? क्या इन्हें ये जो मांग कर रहे हैं कि अस्थायी निवास इनको दिया जाए? इतनी भीषण गर्मी में इनका परिवार होगा, इनके लोग होंगे, अचानक से 6 साल तक सब कुछ ठीक होता है, लेकिन फिर अचानक हाईकोर्ट का आदेश, सरकार का कड़ा एक्शन, ये जाएंगे कहां? ऑप्शन क्या है सरकार के पास? क्या सरकार वो डिसीजन ले रही है कि इनका होगा क्या? आखिर रहने वाले तो यही हैं, वोट तो यही देते हैं ये। देखिए बिल्कुल, मलिन बस्ती अगर मैं बात करूं तो 525 घर इसमें चिन्हित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो 525 परिवार अभी परेशान है कि वो कहाँ जाएंगे, उनका रहने का कैसे होगा, उनके छोटे छोटे बच्चे उनके साथ हैं, बूढ़े माँ बाप उनके साथ हैं। तो सरकार ने ये सब नहीं सोचा है। फिलहाल जहाँ स्थानीय लोग थे उनका साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल उनके लिए कोई भी अस्थायी व्यवस्था सरकार के तौर पर नहीं की गई है, कोई एनजीओ भी सामने नहीं आया है। साथ साथ जो कांग्रेस उनके साथ हमेशा खड़े होने की बात कर रही थी, कांग्रेस ने इसके लिए एक परिषद भी बनाई थी, जिसका अध्यक्ष प्रदेश प्रवक्ता सूर्यकांत दसमाना भी थे। वो लगातार इनके लिए प्रयास कर रहे थे कि मलिन बस्ती हम नहीं टूटने देंगे, लेकिन फिर भी ये मलिन बस्ती टूटी है और कांग्रेस के कार्यकर्ता तक वहां पर नजर नहीं आए। भाजपा सरकार के कुछ विधायक और साथ साथ कहा जा सकता है जो मंत्री है जो विकास मंत्री है, नगर निगम विकास मंत्री, उन्होंने भी ये कोशिश की थी कि ये मलिन बस्ती नहीं तोड़ी जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने सख्त अपना फैसला सुनाया था। कोशिश यही की जा रही थी राज्य सरकार द्वारा और विपक्ष द्वारा ये मलिन बस्ती ना टूटे, क्योंकि राजनीतिक तौर पर फिर ये जो कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है वो गलत नहीं, क्योंकि 2017 से पहले अगर कांग्रेस पार्टी इस तरीके का उनको एक स्थान दे रही थी, अगर अतिक्रमण हटा भी रही थी और कुछ को तो मालिकाना हक भी दे दी थी, लेकिन 2017 में सरकार आता है, 3 साल तक अध्यादेश, फिर 3 साल तक अध्यादेश, उसके बाद अगर आप एक सेकेंडरी ऑप्शन इनके लिए नहीं बनाते हैं तो वो कहां जाएंगे? पहली चीज। और दूसरी चीज, क्या सरकार जब ये 6 साल तक अध्यादेश लेकर आई, विधानसभा का चुनाव हुआ, इसी बीच में आप बाकायदा सरकार बनाते हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या नहीं बनती है कि इनका भी फ्यूचर सुरक्षित किया जाए, इनको भी आवाज दिया जाए? फिर सबका विकास और सबका विश्वास की जो बात ये लोग अभी आप बातचीत कर रहे थे, तो जो ये कह रहे थे वो तो साकार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पे। देखिए बिल्कुल, राज्य सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए था, क्योंकि 525 परिवार आज बेघर होने की तादाद में है। कुछ बेघर हो चुके हैं, क्योंकि कल भी ये अभियान चलाया गया था नगर निगम द्वारा। तो ऐसे में उनके परिवार जरूर परेशान है। 2 बार अध्यादेश भी लाया गया, सरकार द्वारा रोकने की कोशिश भी गई, लेकिन फिर भी अतिक्रमण के खिलाफ जिस तरह से सरकार का भी पहले से रुक रहा है कि अतिक्रमण हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, अतिक्रमण जरूर हटेगा अगर वो अवैध है। और जिस तरह से हाईकोर्ट का फैसला है, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले को प्रशासन के साथ साथ
राज्य सरकार भी नकार नहीं सकती। तो ऐसे में जब एनजीटी ने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी हाई कोर्ट को, तो उसके बाद हाई कोर्ट ने कड़ा फैसला लिया था और उसके बाद 2 बार जो राज्य सरकार है उसने स्टे भी मांगा था, जिसके बाद करीब 1 साल का 2 बार 6 महीने का स्टे इन बस्तियों को मिला था। लेकिन फिर भी हाई कोर्ट ने अपना फैसले को बदला नहीं। उसके बाद जो प्रशासन है उन्हें मजबूरन ये कार्रवाई करनी पड़ी और हाई कोर्ट के जो फैसला है। ठीक है तुषार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो बुलेटिन में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में इस साल यात्रियों की रिकॉर्ड संख्या ने पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। साथ ही बढ़ती यात्रियों की संख्या और मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि 10 मई से शुरू हुई यात्रा में अब तक 61 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। हालांकि साल 2023 में चारधाम यात्रा के दौरान भी करीब 250 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। साल 2023 के डेथ रेशियो की अगर बात की जाए तो 4.5 प्रति लाख था, यानी 1 लाख में 4 से 5 लोग। साल 2022 में डेथ रेशियो बढ़ा है, लगभग 8 प्रति लाख था। इस तरह देखा जाए तो हर साल चारधाम यात्रा में मरने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा कम हो रहा है। तो वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह का यह कहना है कि बढ़ते मौत के आंकड़े पर स्वास्थ्य विभाग नजर बनाए हुए है। कोशिश की जा रही है कि इस आंकड़ों को बढ़ने से रोका जाए। इस डेथ रेशियो पर हमारी पूरी नज़र है। 2022 में जो 7.5 पर लाख था, वो हमने जो 23 में देखा है वो 4.5 पर लाख है, क्योंकि यात्रीगण बढ़े हुए हैं लेकिन डेथ की रेट कम हुई है। अभी भी पूरा हमारा इस पर नज़र है और इसको कम करने के हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। तो चारधाम यात्रा में यात्रियों का रिकॉर्ड टूटा है और मौत का आंकड़ा भी इन रिकॉर्ड के हिसाब से इस साल की तुलना में देखा जाए तो मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छे संकेत नहीं है। पिछले साल के अनुसार अगर कंपैरिजन किया जाए डेथ रेशियो को, तो पहले साल के मुकाबले जो डेथ रेशियो है वो आंकड़े ठीक हैं, लेकिन 10 मई से यात्रा की शुरुआत होती है और अब तक 61 लोगों की जान जाती है। अगली खबर रुड़की से है, जहां सोलानी पार्क के नजदीक शिवगंग नहर में एक बुर्का पहने महिला ने नहर में छलांग लगा दी। साथ ही पुलिस और आसपास के लोगों ने मशक्कत के बाद महिला को बाहर निकाला, जिसकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, जिसे पुलिस ने सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। शिवगंग नहर में बुर्का पहनी हुई महिला कूद जाती है, जिसे बाहर तो निकाल लिया जाता है। फिलहाल महिला की जो स्थिति है वो गंभीर है। पुलिस ने सिविल अस्पताल में महिला को भर्ती कराया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां प्रशिक्षु मुख्य आरक्षी की दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया है। परेड में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के डीजीपी अभिनव कुमार ने शिरकत की। डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी प्रशिक्षुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि पिछले साल 21 अगस्त 2023 को 9 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसमें 231 मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार का प्रशिक्षण आज पूरा हो गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड को आज दीक्षांत परेड समारोह के 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद 231 प्रशिक्षु मुख्य आरक्षी मिलेंगे, जिसमें कुल 69 महिला और 162 पुरुष शामिल हैं। सभी प्रशिक्षु मुख्य आरक्षी हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात होंगे। आउटलुक द ट्रिब्यून। देखिए, ये पिछले वर्ष अगस्त 2023 में हमारे 261 मुख्य आरक्षी दूरसंचार के प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ था, जो आज 28 मई 2024 को पूरा हो रहा है। और पुलिस विभाग के लिए और विशेष रूप से हमारे दूरसंचार विभाग के लिए आज बड़ा खुशी का दिन है, बड़ा गर्व का दिन है। जिस तरीके की परेड इन मुख्य आरक्षियों ने प्रदर्शित किया, इस उच्च कोटि का अनुशासन, ड्रिल और मतलब सारा अपनी कार्रवाई इन्होंने दिखाई, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये पुलिस विभाग की पूरे मनोबल के साथ, बहुत अच्छे अनुशासन के साथ, बहुत अच्छे
कार्य कुशलता और दक्षता के साथ सेवा देंगे और मैं इन सभी मुख्य आरक्षियों का उत्तराखंड पुलिस परिवार में स्वागत करता हूं और इनके परिजनों को, के सभी रिश्तेदारों को जो आज इस परेड में आए उनको भी बधाई। खबर देहरादून से है, जहां सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था जिसमें एक युवक कुछ दिगंबर संतों के साथ अभद्रता करता हुआ दिखाई दे रहा था। आपको बता दें कि जांच करने में यह सामने आया कि वीडियो सूरज सिंह नाम के व्यक्ति के द्वारा थाना देवप्रयाग, जनपद टिहरी, गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत तोता घाटी के पास बनाया गया था। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 153A, 295A आईपीसी और 67A यानी 67A IT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर। चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, तो बस जेंट्स। तो आप लोगों को कुछ बोलता है नहीं क्या? अरे मैं तो पहली बार देख रहा हूँ उत्तराखंड में ऐसा। आप कहाँ के हो? मैं यहीं गाँव। आप यहाँ का मंदिर तो नहीं, अगर बाई चांस मैं ये बोल दूं कि उत्तराखंड में ऐसा चलता नहीं है, हाँ चलता वहाँ ठीक है। पुलिस वालों से पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं पुलिस वालों से क्यों पूछूं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप मुझे बताओ। आप ये बोल रहे हैं ना कि उत्तराखंड में ये नहीं चलता। नहीं, मैं तो आज तक नहीं देखा। तो ये सरकार बताएगी क्या चलता है क्या नहीं चलता, तुम नहीं बता। देखिए उत्तराखंड है, आप मतलब कैसे ऐसे घूम रहे हो तुम? पुलिस वाले बताएंगे। कुछ वीडियो वायरल किए गए हैं और उनमें हमारा जो दिगंबर जैन संप्रदाय है उसके बारे में कई आपत्तिजनक बातें की गई हैं और उनकी भावनाओं को, उनकी मान्यताओं को चोट आहत किया गया है। तो जैसे ही ये घटना की जानकारी मिली वो वीडियो मेरे संज्ञान में लाए गए, तो उसमें तुरंत उनको मैंने एसटीएफ को दिया और एसटीएफ से इसकी जांच पड़ताल करने को कहा। तो और एसटीएफ की जांच पड़ताल में ये पाया कि ये वीडियो संभवतः हमारे जनपद टिहरी के थाना देवप्रयाग में जो तोता घाटी का एरिया है वहां के एक स्थानीय युवक द्वारा बनाए गए, उसको चिन्हित कर लिया गया है। तो इसमें जैसे ही ये वेरीफाई हुआ कि ये किसने वीडियोस बनाए हैं और तो तुरंत एसटीएफ को इसमें मुकदमा दर्ज करके और थाना टिहरी को ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। तो इसमें आईपीसी और आईटी एक्ट की सुसंगत धाराओं में हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया है और इसमें निश्चित रूप से जो भी कानूनी रूप से जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। तो वहीं रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के मकतूलपुरी में भाई ने अपनी ही भाई की ईंटों और पत्थरों से मार मारकर लहूलुहान कर दिया। घायल सुरेंद्र का इस घटना के बाद एक हाथ में फ्रैक्चर हुआ तो सर में भी कई टांके आए हैं। आपको बता दें कि भाई पर हमला कर आरोपी भाई मौके से फरार हो गया। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। तो भाई ने अपने ही भाई को पत्थरों से और ईंट से मारकर उसे लहूलुहान कर दिया। देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वॉइस।